महंगाई ने सब लोगों का हाल ख़राब कर दिया है। सब मदम पड़ गए हैं, सब लोग मदम पड़ गए हैं। इसमें कसूर किसका है? अवाम पूछना चाहती है कि जनाब ये महंगाई हो गई, इसकी वजह क्या है? वजूहात बहुत सारी बयान कर दी जाती हैं, लेकिन भाई हमें तो मसले का हल चाहिए। आप मुझे सच सच बताएं, तनख्वाह कितनी बढ़ी है इतने सालों में? तनख्वाह सबकी बात कर रहा हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से माशरे में और बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए। गैर मुसावी तकसीम वसाइल, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं। या ऐसे कह लें, कुछ लोगों के पास वाफिर मिकदार के अंदर वसाइल मौजूद हैं और कुछ लोगों के पास कम वसाइल। पुटिंग इट इन अ मोर डिप्लोमेटिक वे, लेकिन हकीकत आप जानते हैं इंसान फितरतन लालची है। जिन लोगों ने अपने पास माल जमा कर रखा है वो उसे बांटने के लिए तैयार नहीं है। जिसके पास कम है वो बेचारा बांटेगा क्या? समझ रहे हैं आप? तो ये पहला माशरती मसला है जो मईशत की वजह से पैदा हो गया। माशी मसला माशरती मसला बन गया। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। अब दूसरे मसाइल में आ जाए। लोगों की अगर ज़रूरतें हक हलाल की आमदन में पूरी नहीं होगी तो फिर वो कैसे पूरी करेंगे? अच्छा बताएं ना, चल सारी बातें छोड़ें, यहाँ आम आदमी की ज़ुबान में बात करें। आपको पता है मेरा स्टाइल ऐसा ही, आम आदमी की ज़ुबान में बात करें। हक हलाल आमदन के अंदर एक शख्स का अगर गुजारा नहीं हो रहा तो फिर वो क्या करे? क्या ऑप्शन है उसके पास? आप मुझे सही सही बताइए। वही जो पाकिस्तान में लागू होती, ज़रूरत अगर पूरी नहीं हो रही तो किसी का मांग के गुजारा कर लो। उसमें अब मांगे तो किससे मांगे? दोस्तों से मांग लें, रिश्तेदारों से मांग लें, ठीक है, जो काम आ सके उससे पैसे मांग लें। कोई ऐसे ही तो पैसे नहीं देगा ना। आप किसी से उधार लेंगे या कर्ज लेंगे तो एक चीज़ माइंड में याद रखें कि उधार प्यार की कैंची है। आइंदा फिर उससे मुलाकात नहीं होगी अगर आपने उधार लौटाया नहीं। ये एक फैक्ट है। लोग क्या करते हैं, दोस्तों से पैसे ले लिए, रिश्तेदारों से पैसे ले लिए गुजारा चलाने के लिए, फिर पैसे वापस से नहीं लौटाए, रिश्ता ख़त्म, ताल्लुक फिनिश। यही है ना रियलिटी। चलो एक ऑप्शन ये होगी, एक ऑप्शन, ठीक है, कि आपने किसी दोस्त से, अजीज़ से, हैं महल्लेदार से, किसी से आपने पैसे लेके गुजारा कर। दूसरी चीज़ ये कि जिस शख्स से आप चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, जैसे आम इलाकों में होता है, लोगों को नहीं पता इस चीज़ का, वहाँ पे खाते खुले होते हैं। रिटेल स्टोर वाला होता है, उसने कापी रखी होती है, वो लोगों के खाते में लिखता जाता है भाई इतना इतना इतना, उधार चढ़ जाता है। फिर वो कुछ अरसे बाद कहता है बाजी पैसे देना, भाईजान पैसे देना, अंकल पैसे देना, ठीक है। रियल बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल वो वाली बात नहीं है, वो लेवल वाली जीडीपी, टीडीपी, एसडीपी, डीबीडी, इन चीज़ों का कोई आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी का ताल्लुक रियल इश्यूज से है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को पता नहीं है। ये जो सारे इस्लामाबाद के अंदर लोग बैठे हुए हैं ना, काले शीशों वाली गाड़ियों में, एयर कंडीशन ऑफिस में, इन लोगों को नहीं पता ये किस तरह से काम होता है। ये काम इस तरह से होता है। नहीं पूरा हो कोई बात नहीं, फिर क्या ऑप्शन रह जाती है? नहीं, आप मुझे बताओ ना, अगर हक हलाल में गुजारा नहीं हो रहा, आपके पास अशिया ज़रूरिया नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, हाँ, तो आप फिर क्या करोगे? फिर आपके पास ऑप्शन होगा जुर्म का रास्ता। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? छिनताइयाँ, 2 नंबर काम, चिटिंगें, फ्रॉड, ये काम करोगे ना। और किस तरह से करोगे? अगर हक हलाल की आमदन में आपकी बुनियादी ज़रूरियात नहीं आ रही, जो कि एक फैक्ट है, इसके अंदर आ जाओ ना, आप मुबाहिसा कर लो, मुनाजरा कर लो, किसी को भी बुला लो, आप आपस में बैठ जाते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। 5.5 लोगों का एवरेज फैमिली साइज है। 5.5 तो हो नहीं सकते ना, 6 कर लो या 5 कर लो, 5.5 तो नहीं हो सकता। 5 लोगों का फैमिली साइज ले लो, आप मुझे 25,000 के अंदर गुजारा करके आज की तारीख में बता दो, मैं मान जाऊंगा, कहानी खत्म। तो इसके माने ये हैं कि फैक्चुअली स्पीकिंग आप सोशल इश्यूज को जन्म दे रहे हो। पहला सोशल इशू मैंने आपको बता दिया, बहुत सीवियर सोशल इशू, वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, माशी नामवारी। माशी नामवारी के बाद फिर दूसरा आ गया है, और दूसरा क्या हो गया? जरैम। नहीं, आज नहीं, आप कह रहे हो आज नहीं होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा ना यार। दिस इज ए लॉजिकल कोर्स ऑफ थिंग्स। किस तरह से होगा?
आप मुझे बताएं ना, अगर लोगों की जरूरियात पूरी नहीं होंगी क्या होगा? भूखे रहेंगे। अच्छा, एक ऑप्शन आपने ये कह दिया कि चलो कोई बहुत ही ज्यादा सफेद पोश शरीफ शख्स है, वो क्या करेगा, पेट पे पत्थर बांध लेगा, बोलेगा चलो भूख बर्दाश्त करें। कितने दिन भूख बर्दाश्त करें? नहीं कर पाएगा। जनाब वाला, अब वक्त आ चुका है कि आप महंगाई को संजीदगी से लें, आवाम भी ले और जिन लोगों ने फैसले लेने हमारे मुल्क में वो भी लें। बड़ी गहरी बात की है मैंने। तो यहाँ पर मेरे साथ अब शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जो कि एक माहिर इक़्तिसादियात भी हैं, माशियात भी हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा पेचीदा किस्म के और उल्टे सीधे सवालात पूछने के बजाय मैं बराह रास्त आपसे ये जानना चाहूँगा कि भाई महंगाई की हकीकी सूरत हाल आप खुद बयान कर दें। हाँ, ये बड़ा आपने दुखी सा क्वेश्चन किया है। पिछले 3 साल से हम दावे जो हैं गवर्नमेंट के वो सुन रहे हैं और उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो भी आपके सामने हैं। किसी मुल्क के लिए अली भाई जो कर्जों की कमी होती है या डॉलर की जो प्रवाह हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बड़ी तेजी से चढ़ रही है, उसको कंट्रोल करना, और उसके बाद जो तीसरी बात होती है वो महंगाई कंट्रोल करना होता है। और कोई भी गवर्नमेंट जो है अगर इन तीनों चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल ना कर सके या फेल हो जाए तो आप समझें कि फिर इन चीजें जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर हैं। लेकिन हमारे साथ जो एक जुल्म हो रहा है वो हर रोज, क्योंकि अब पाकिस्तान में महंगाई जो है वो सालों के हिसाब से नहीं, महीनों के हिसाब से नहीं, हफ्तों के हिसाब से भी नहीं, हर रोज महंगाई बढ़ती है। लेकिन हमें ये कहा जाता है जो नॉन इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके अंदर उलझा दिया जाता है। कभी हमें ये कहा जाता है जी फॉरेन रेमिटेंस या मुल्क की हिस्ट्री की बुलंद तरीन सतह पे आ गए हैं, ठीक है जी, बात मान ली आपकी हमने। कभी हमें ये बताया जाता है करंट अकाउंट जो डेफिसिट में था पिछले कई सालों से मुल्क की हिस्ट्री में इस दफा पॉजिटिव हो गया है, वही बात समझ आ गई हमें। लेकिन हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि जब हमने गवर्नमेंट आपको दी थी, डॉलर उस वक्त जो था वो 104 रुपए पे था, आज डॉलर 170 रुपए पे चला गया है। तो ये भी मुल्क की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है। और मैं आपको अली भाई आपके प्रोग्राम के थ्रू ये बता दूं, ये पाकिस्तान में वो भी वक्त आना है जब डॉलर 200 से 250 रुपए भी बिकना है, इसने 300 पे भी जाना है। तो आप ये सोचें कि उस वक्त महंगाई जो है उसका क्या हाल होगा। और मैं शायद आपके ही प्रोग्राम में एक दफा बात की थी कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां डॉलर की कीमतें जब बढ़ती हैं तो महंगाई बिल्कुल उसके साथ साथ चलती है, लेकिन जो ही डॉलर की कीमत थोड़ी कंट्रोल होती है या कम होती है तो महंगाई कम नहीं होती। तो ये एक जो बहुत बड़ा फेलियर है उसका गवर्नेंस का, वो यहाँ प्रिवेल करता है। हम थोड़ा सा और चीजें जो है उसकी तरफ हम तवज्जो देते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट जो है वो आवाम को नॉन इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर उलझा के अपना जो महंगाई वाली चीजें उसके ऊपर वो तवज्जो देते हैं। आप देखें कि ये इसी साल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 27 मिलियन टन बम्पर जो ना वो क्रॉप हुई है। लेकिन साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक जखायर हैं उसको मदद रखते हुए तकरीबन 30 लाख टन गंदम जो इन्होंने इम्पोर्ट भी कर रखी है। ये वो मुल्क था, आपके प्रोग्राम में ये बात की थी कि जो पूरे एशिया को खिलाता था। हम गंदम बरामद भी करते थे, हम चावल बरामद करते थे, हम गन्ना बरामद करते थे, हम चीनी बरामद करते थे, हम आम बरामद कर रहे हैं। उसकी भी जगह मेरे ख्याल इंडिया, ब्राजील और मैक्सिको ले रहे हैं। तो इसकी एक जो अहम वजह है वो ये है कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पिछले 30 सालों से या जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हमने इस सेक्टर को इग्नोर किया हुआ है। आप माने या ना माने, ये वो सेक्टर था आपकी इकोनॉमी का कि जो आपके ज़रिए मुबादला थे उसके अंदर इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन आज हम जनाबे वाला क्या कर रहे हैं, आज हम बातें करते तवानाई की, ठीक है जी, तवानाई का बहरान है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो ज़राअत को आप इग्नोर करके आने वाला तूफान है उसको अब कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई बिल्कुल बात नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद दूसरी तरफ देखें जो बड़े बड़े दुख की बात है, बड़े दुख से ये बात कर रहा हूँ कि मुल्क के अंदर जब इस तरह के क्राइसिस हो, मुल्क जो है जब बहुत सारे बहरानों का शिकार हो, तो फिर मेरी प्यारी काबीना जिसको पिछले 3 साल में हमने सिलेक्ट किया था, वो ये कैसे सोच सकती है उनको मराहत दी जाए या उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए। प्रोफेसरों को आप, उस्तादों को आप जनाब रावलपिंडी के अंदर उनको आप लाठी चार्ज करते हैं जब वो तनख्वाहें बढ़ाने की बात करते हैं, जब वो एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। लेकिन ये काबीना जिसने हमारे फैसले करने, जिसने आवाम की हालत को मद्देनजर रखते हुए कानून पास करने हैं, तो ये काबीना जो है इसको ये कैसे सोच, कैसे इसने गौरा किया
इकोनॉमी की जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे नीचे जा रही है, हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ जो गर्ज है वो अपनी जेब से है या अपनी जिंदगी से है, अवाम का ये बिल्कुल नहीं सोचे। उसके बाद आप आते जनाब, अगर हम थोड़ा सा अपना किताबी जायजा करें अपने मुस्लिम ममालिक के साथ, तो तुर्की और मिस्र जो थे ये हमसे बहुत पीछे थे। अब 90s में चले जाएं, उस वक्त की मिस्र की परफॉर्मेंस आप देखें, आप टर्की की परफॉर्मेंस देखें, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखें, आपको बिल्कुल वो चीजें सारी बातें नजर आ जाएंगी। लेकिन आज आप देखें टर्की हमसे बहुत आगे निकल चुका है, मिस्र हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इसमें भी आप देखें थाईलैंड जैसा पसमानदा मुल्क जो था वो भी आप गजाई पैदावार में एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना डेवलप किया कि गजाई पैदावार में खुद कफील हो चुका है। ठीक है, भारत की आबादी जो तकरीबन 1.5 अरब है और उसकी जो गजाई जरूरियात जो है वो सिर्फ भारतीय पंजाब जो है अकेला वो प्रोविंस जो पूरी कर रहा है, और भारत जो है वो गंदम की जो कह ले के एक्सपोर्ट भी कर रहा है दूसरे मालिक के अंदर जरिए मुआदला हमारा, लेकिन हम डे बाय डे जो पीछे जाते जा रहे हैं, ये वो वजूहात हैं। अच्छा, हमें कहा यह जाता है कि जब मुल्क के अंदर माफियाज हैं, भाई मुल्क के अंदर माफियाज हैं और ये माफियाज जो है इन्होंने आपकी ही गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए सर जो है अपने ऊंचे किए हैं। और आज आप देखें खासकर चीनी का जो एक फूड आइटम है उसके ऊपर माफिया पूरी तरह, मेरे ख्याल में उसने जो चीनी के मार्केट को कंट्रोल कर लिया है। और आज आप देखें पाकिस्तान में चीनी कीमत जो है वो अब फी किलो 120-125 में भी बिक रही है। इनका हल किसने पेश करना है? वो इस गवर्नमेंट ने पेश करना था। अच्छा, पंजाब में एक वक्त था जब निकलते थे आपको हर तरफ लहलहाती वो सबसे फसलें नजर आती थी। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की पंजाब की जमीन जो है इस वक्त बड़ी तेजी के साथ जो है वो कमर्शियल हो रही है। क्यों? उसमें कौन कौन से शहर शामिल है, खासकर फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान वगैरह। इसमें आप देखें कि लाखों एकड़ जमीन जो थी वो जाया हो रही थी, टीम चोर का शिकार हो रही थी। और जो जरखेज जमीन है उसके ऊपर जाकर आप देखें इमारतें खड़ी की जा रही हैं। मुझे ये फिक्र है आने वाले चंद सालों में कि हम काश्तकारी के लिए जमीन कहां से ढूंढेंगे। तो क्या ये जो इतनी ज्यादा हाउसिंग सोसाइटी बन रही हैं, क्या ये पाकिस्तान को वो जो आने वाले वक्त में ग़िज़ाई किल्लत है उसका इशारा नहीं दे रही? क्या हम लोग जनाबे वाला उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर हम कुछ सोच रहे हैं? कोई सोचो विचार नहीं हो रही। आए दिन कभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जनाबे वाला रौला शुरू हो जाता है, कभी को और नानी काम की उसके ऊपर बातें हो रही होती हैं। यानी प्रायोरिटाइज करना है हमें। ममालिक की बात अगर हम करें तो वहां पे जनाबे वाला चीजों को अगर देखें जी, तो मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे ये भी बात मैं आपके प्रोग्राम में कर चुका था, कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम एसेट है वो यूथ पॉपुलेशन है। तो क्या हमने उस यूथ पॉपुलेशन के जो एसेट है उसका फायदा लेने के लिए क्या हमने पॉलिसी बनाई है? क्या हमने उस यूथ को ट्रेन किया है? मेरा ख्याल है कि हम स्वाय कर्ज देने के या कंज्यूमर फाइनेंसिंग जो है उसको प्रमोट करने के अलावा और हम कुछ नहीं सोच रहे। अच्छा, बंदा कहना आप महंगाई को कंट्रोल करें वरना ये हो जाएगा, लेकिन अब बात ये है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि मैं किसी को क्या कहूँ, अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं भी करेंगे तो आवाम चुपचाप सहती रहेगी। जो चीज़ पहले 100 की लेती थी 110 रुपये की ले लेगी। तो मतलब मैं वो मफरूज़े की बुनियाद पर कह रहा हूँ, हमारी आवाम भी इस नौयत की है ना कि बस शोर वोर मचाया और फिर उसके बाद खामोश हो गए। तो महंगाई को इतनी ज़्यादा संजीदगी से ना हमारी कौम लेती है, तो फिर जाहिर बात है हुकूमत क्यों संजीदगी से लेगी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इनको बताऊं ना कि अगर आपने महंगाई को कंट्रोल ना किया तो ये हो जाएगा। तो अभी तो 3 साल हो गए, महंगाई का आपने खुद ही बता दिया, तो क्या फ़र्क पड़ गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे ही इनका तो दावा है कि हम दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी। तो आप मुझे बताएं मैं क्या कह सकता हूँ इस सिलसिले में। जी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। जी भाई, देखिए एक छोटी सी बात में रह गई थी और मेरी जो लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। जी, जी, ये है कि हम अगर इनकी परफॉर्मेंस का अंदाजा लगाएं तो आप आज हम कर्जों की बात करते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने जो यूथ है मेरी उसके ज़हन को पॉइजन किया, फेक इन्फॉर्मेशन दे के। जैसे उन्होंने कहा जी पिछली गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा कर्जे लिए तो हम वो कर्जे वो भी अदा कर रहे हैं, तो बला बला। अब आ जाए कि अगर हम जरदारी साहब गवर्नमेंट देखें तो उनके जो 5 वर्ष थे उसमें उन्होंने 8,165 अरब रुपए के कर्जे लिए थे। नून लीग ने सी पैक मोटरवे और बिजली के जो 10,000 मेगावाट के पावर प्लांट थे उनको लगाने में जो कर्जा लिया था अपने 5 साल में वो 10,661 अरब रुपए था। अब पीटीआई की गवर्नमेंट को भी 3 साल हुए हैं और इसमें 15,000 अरब का कर्जा लिया है। मुझे बताएं इन 3 सालों में इसका मतलब हम एवरेज निकालें तो 5 साल जब गवर्नमेंट अपने पूरे करेगी तो 25,000 अरब का कर्जा लेगी। कौन सा को वाज़ेह प्लान मुझे बता देने को शुरू किया है? 50 लाख घरों का मनसूबा था वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, या और जिन्होंने वादे किए थे अवाम के साथ वो सारे के सारे वहीं खड़े हुए हैं।
इसमें जो अच्छा उसके बाद जैसे गंदम की बात मैंने की कि ये कहते हैं कि इस साल जो बड़ी बम्पर क्रॉप हुई है हमारी, बड़ा काम हमने किया है। ये जो अभी इन्होंने सौदा किया है गंदम इंपोर्ट करने का, वो 1 टन जो उसकी कीमत है वो $370 है। आप दुनिया की हिस्ट्री उठा कर देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा कर देख लें, ये दुनिया का सबसे महंगा सौदा है गवर्नमेंट ने जो किया है। LNG के ऊपर शोर मचाया जाता है या बाकी सारी चीजें उसके ऊपर शोर मचाया जाता है। ये जो चीजें हैं ये क्या इनको नजर नहीं आ रही? तो अगर इन्होंने भी उन्हीं की तरह महंगे सौदे करने हैं तो मुझे पता है फिर क्या डिफरेंस है कि पिछले 30 साल की गवर्नमेंट जो थी उनमें और इनमें। लोगों की जहां तक बात है, लोगों को वो हमारे बुजुर्ग थे, वो बड़ी अच्छी एग्जांपल दिया करते थे, उसका मैं थोड़ा कंक्लूजन बता देता हूँ कि अवाम को इतना ज्यादा रोटी रोजी में बिजी कर दो, मसरूफ कर दो कि वो बेचारी अवाम जो है वो अपनी जो रोटी रोजी की जो फिक्र है ना उसी में लगी रहे, उसको इसके अलावा किसी चीज की परवाह ना हो कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और सेम वही सिचुएशन जो है अली भाई आपने खुद बता दी है कि अवाम बेचारी अपनी रोजी रोटी पूरी करने में लगी हुई है, उनको बाकी चीजों से कोई गर्ज नहीं है। वो रोटी रोजी हमने इतनी महंगी कर दी है कि लोग बेचारे वो उसकी एक्सेस तक या उसको खरीदने के लिए, जैसे ये कहते हैं कि कुत्ते खरीद में इजाफा हुआ है, पता नहीं कहाँ इजाफा इन्होंने कर दिया। आप और 1996 की पॉपुलेशन जो है उसके बेस के ऊपर आप कह रहे हैं पर कैपिटा आपका इनकम जो है डॉलर की फॉर्म में बढ़ गया है, लेकिन साथ साथ ये भी तो बताएं कि महंगाई की वजह से जो रुपये की कदर में कमी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में कि हमें दोबारा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर जो उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। तो चाहे कि लोगों को आप लैपटॉप, लोगों को आप मोबाइल दें, लोगों को आप एप्लीकेशन सिखाएं, लोगों को डिजिटल करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को एजुकेट किया जाए कि मुआशियत क्या होती है और आपने अपने रिसोर्सेज का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है या रिसोर्सेज की मैनेजमेंट क्या होती है। आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी देख लें, किसी यूनिवर्सिटी में मुझे बताइए, अगर आपके पास हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मुझे तो इल्म नहीं है इस चीज का कि नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट जो है या उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर कोई डिपार्टमेंट है, कोई सब्जेक्ट है इस तरह का। वैसे तो हम बहुत कह रहे हैं कि पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, लेकिन इशू ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। अच्छा, तो इसके जब तक हम अपने लोगों को ये एजुकेट नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका भी इस्तेमाल जो है खासकर किसान जो है आपका वो सही तरह से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कर पाएगा। जब तक आपका जो प्राइम सेक्टर है उसको आप डेवलप नहीं करेंगे, और मैं नहीं समझता कि इसके साथ जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसको आप प्राइमरी इंडस्ट्री कह लें, उसको प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग कह लें, सेकेंडरी इंडस्ट्री कह लें, उसको आप डेवलप कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आप चूंकि फिर इस जानिब ले आए कि हमारे मुल्क के वसाइल और मामलात, लेकिन इन रियलिटी अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि अभी हमारे पास सरप्लस शायद इतना नहीं है, बल्कि सरप्लस शायद हो ही नहीं, हमारे पास तो शॉर्टेजेस ज़्यादा हैं। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए शॉर्ट टर्म तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। ये जो बात आप कर रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म है, अब ये नहीं हुआ। हमें तो बहुत सारे आसरे दिए गए थे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने अपने इब्तदाइये में भी यही बात की थी कि लोगों को बहुत उम्मीद थी कि चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें तेज़ हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। नहीं हुए। लेकिन अब कोई शॉर्ट टर्म फिक्स भी तो चाहिए ना लॉन्ग टर्म के लिए। तो फिर हर आदमी फिर वक्त मांगता है कि जी हमें 10 साल दो। शॉर्ट टर्म बताएं क्या करें। उसमें अली भाई देखें, शॉर्ट टर्म भी बहुत बड़ा लफ्ज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म की बात करते हैं वन ईयर की बात करते हैं, मैं तो बल्कि ये कहूंगा इस गवर्नमेंट को वीकली बेसिस के ऊपर स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए जी। ये वीकली बेसिस पे काम करेंगे तब बात होगी, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इनके हाथ से निकल चुकी हैं। आपके यहाँ जो महंगाई है, मुझे बताएं कि महंगाई 6 महीने बाद बढ़ती है, महीने बाद बढ़ती नहीं, आपके महंगाई डेली बढ़ रही है। इसलिए इनको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो जो स्ट्रेटजी जो है वो मुतारफ करवानी पड़ेगी। लेकिन उसमें अब ये कह रहे हैं, आपने गालिबन सुना हो, ये कह रहे हैं महंगाई कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि किसान को बराह रास्त इस्तेमाल कुनंदा यानी कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर देंगे, सारिफ के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? अभी तो हमारे पास सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस नौयत का। इन्होंने यही कहा ना कि महंगाई को हम कम करने के लिए मैंने उस दिन वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब की बात सुनी। उन्होंने कहा कि ये मिडल मैन या जो दरमियान के अंदर जो लोग हैं उनके मुनाफों को शायद एक तरह से एक साइड पे कर दिया जाए और बराह रास्त किसी तरह किसान अपनी प्रोड्यूस को लेकर कंज्यूमर के पास पहुंच जाए। ये कितनी जल्दी हो सकता है ये काम? देखिए, ये तभी करेंगे जब आपका जो अदारा है स्पेशल नादरा जो है उसके पास तकरीबन सारा डेटा जब इकट्ठा होगा, ठीक है। अभी तक हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब आप कनेक्शन की बात करते हैं कंज्यूमर की या जो प्रोड्यूसर है, उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म मुतारफ करवाया आपने? खाली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर देना कि जब मिडल मैन जो है उसको हमने दरमियान से निकाल दिया। आइए, अभी चावल की फसल भी तैयार होने आ रही है, ठीक है जी, आप आ जाइए, मैं आपको दिखाया था यहाँ मिडल मैन कितना बाहर हुआ। मिडल मैन तो वैसे ही काम कर रहा है, किसान
वैसे ही उसको डिपेंडेंट है। कैपिटल असल में तो खाली इशू ये ज्ञान दे देने से आपकी जो कंज्यूमर और जो प्रोड्यूसर की कनेक्टिविटी वो तो नहीं बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैकेनिज्म मुताबिक होना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर असल में जो शहर में लोग रहते हैं ना, उसके लिए कि जिसके ऊपर ये कह सकें कि ठीक है हमने ये काम किया तो इसकी बेसिस के ऊपर जो है ये एप्लीकेशन है, ये सारा कुछ है। उसमें भी जो थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया मैं वो भी बता देता हूँ। तो जैसे कह रहे हैं मंडियों को हमने किसानों के साथ कनेक्ट कर दी है। आपको पता है जब गंदम की फसल मार्केट में आई थी, लोगों को बारदाना तक मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। जी 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 जी। अच्छा, नहीं, मैं आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था दरमियान में, वो रह गई बात, वो मैं ये कह रहा था कि असल इशू होता है कैपिटल का। कैपिटल होता है आरती के पास, किसान के पास कैपिटल नहीं होता और कंज्यूमर सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक ले सकता है। तो डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, ये कैपिटल का इशू रिजॉल्व करना है ना, इसीलिए तो बाकायदा एक तरीकाकार बनाया गया था कि ज़राअत के शोबे में पैसे दिए जाएंगे ताकि किसान खुद मुख्तार हो जाए, वो किसी तरह से मार्केट तक पहुंच सके। क्या कहते हैं आप? जो मैं समझता हूँ, ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। तकरीबन 2016 की बात है कि मैंने अपने वालिद साहब को ट्रैक्टर लेके देना था, ठीक है जी। तो मैं जरी बैंक है 17 में उनके पास चला गया। तो मैंने उनसे कहा जी ये हमारी कुछ 11.5 एकड़ जमीन है, तो आप ऐसा करें कि आप हमें वालिद साहब के नाम या मेरे नाम एक ट्रैक्टर इशू करते हैं, जो भी उसकी एनुअल या आपकी माहाना इंस्टॉलमेंट है वो हम देंगे, लेकिन हमारे पास अभी इकट्ठे पैसे नहीं है। आप सुन के हैरान होंगे, उसने मुझसे ये कहा था कि भाई साहब आप कोशिश करें कि ट्रैक्टर जो उसको कैश पे ले लें। इसका मतलब ये हुआ कि किसान जब बैंक के पास जाता है, वो सिस्टम इतना पचीता है कि वो लोग किसान के साथ कॉपरेट ही नहीं करते। वो फॉर्म फिलिंग और सारी चीजें, प्रोसीजर, स्टेप्स वगैरह जो है वो इतने टाइम टेकिंग है कि किसान जैसे मकसद लिए बैंक जाता है वो उसका मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिए किसान उन पचीजियों से बचने के लिए वो सीधा आरती के पास जाता है कि भाई साहब मुझे इतने पैसे चाहिए, जो ही फसल मेरी आएगी तो आप वो फसल मेरी संभाल लीजिएगा, उसमें से जो भी आपकी आड़त बनेगी वो ले लीजिएगा, जो आपके पैसे बनेंगे वो काट लीजिए, बकायदा मुझे दे दीजिएगा। तो ये पचीदगियां जो सिस्टम के अंदर, अरे भाई उनका भी तो आसान होना जरूरी है ना। ये बात आपने मेरे जैसे पढ़ा लिखा बंदा जो है तो मेरी पीएचडी हो गई, तो मुझे उन्होंने ये कह दिया था कि आप कोशिश करें कि ट्रैक्टर कैश पे ले लें। तब सोचा ना पढ़ किसान जो उसको उसके साथ वो कैसा ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं जो चीज आपके सामने रख रहा हूं इसके माने यही है कि कैपिटल और फाइनेंसिंग का इशू अभी भी एग्जिस्ट करता है एग्रीकल्चर के शोबे में। जब तक किसान को फाइनेंस तक रसाई नहीं होगी तो वो मार्केट तक कैसे पहुंचेगा, सिस्टम कैसे डेवलप करेगा। आपको पता है वो आरती के पास क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास स्टोरेज नहीं होती, उसके पास ट्रांसपोर्ट। ये हमारे लोग यहाँ शहर में नहीं जानते, लेकिन सच बात यह कि किसान जब भी कोई चीज फसल बेचना चाहता है, अपनी कोई फल बेचना चाहता है, कोई चीज उसने अगर उगाई है तो वो बेचना चाहता है, शहर तक पहुंचाने के लिए उसको वसाइल चाहिए, उसको स्टोरेज चाहिए, उसको जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, उसको स्टैकिंग चाहिए वगैरह, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वो किस तरह से करता है? नहीं होते ना, उसके पास फाइनेंस ही नहीं होते। ये रियलिटी बताएं ना आप। इसमें अभी भाई जो एक इशू आता है ना, वो कनेक्टिविटी का, वो कनेक्टिविटी बिटवीन द सिटीज हो, कनेक्टिविटी बिटवीन द प्रोविंसेस हो, वो कनेक्टिविटी बिटवीन द मार्केट्स हो, वो कनेक्टिविटी जो है किसान या और मार्केट जो है उसके दरमियान जो कनेक्टिविटी के जो सोर्सेज हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा उसके ऊपर 1% ही शायद काम हुआ होगा, अभी तक 99% काम करने वाला बाकी है। और ये 99% के इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये आपका 99% का जो वो मिसिंग लिंक है ये आपका हल नहीं हो जाएगा। आपका डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आप मेरे एरिया में पानी है, पानी में चावल की फसल यहाँ खत्म हो गई है। किसान बेचारा परेशान है कि जब हम आगे हमने गंदम काश्त करनी है, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो क्या वो गवर्नमेंट का बाशिंदा, मुझे मेरा नहीं ख्याल कभी यहाँ तक मैंने किसी बंदे को देखा हो गवर्नमेंट का बाशिंदा को यहाँ सर्वे के लिए आया जिसने किसानों के मसाइल के पूछा है आगे। कुछ भी ऐसा नहीं है। किसान को अपने सोर्सेज जो है, अब जाहिर सी बात है ये एरिया जो है यहाँ बच्चे लोगों के बाहर गए हुए हैं, तो वालिदैन जो है वो क्या करेंगे कि वो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो अब गंदम की काश्त होगी उसमें फाइनेंस करेंगे गंदम की काश्त करने के लिए। तो ये सिस्टम जो है ये इस तरह से चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट हमें ये मत बताया कि इसमें हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है आपके साथ, लेकिन वक्त मेरे पास जितना होता है मैं उतनी ही गुफ्तगू कर पाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।